Okay, so we are starting episode number 12, Consumers Equilibrium by Ordinal Approach, right? ऑर्डिनल अप्रोच क्या कहती है बेटा? ऑर्डिनल अप्रोच दो थिंग्स के ऊपर बेस्ड होती है। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, यानी इंडिफरेंस कर्व हमने जो पढ़ा उस पे, और बजट लाइन पे, राइट? सो मैं आपको पहले बताता हूँ कि किस तरीके से इस अप्रोच से हम कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करते हैं। देयर आर सर्टेन कंडीशंस, राइट? जैसे हम लोग वन कमोडिटी केस, टू कमोडिटी केस कार्डिनल अप्रोच में पढ़ रहे थे, वैसे ऑर्डिनल अप्रोच में भी कुछ कंडीशंस होने वाली है। बहुत सिंपल सी कंडीशंस है, मैं आपको एक बार अगर बता दूं तो क्या है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय ऑर्डिनल अप्रोच। इस अप्रोच में जो कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम है वो कैसे आएगा? सबसे पहले समझो, ये बजट लाइन, बजट लाइन क्या बताती है आपको? ये आपकी लिमिट तय करती है ना? ये आपकी लिमिट सेट करती है कि आप दो कमोडिटीज पे कितना रुपया खर्च कर सकते हैं और उनके कौन कौन से कॉम्बिनेशन आप बाय कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज बजट लाइन। और देर आर सर्टेन इस टाइप के आपके पास इंडिफरेंस कर्व बने होते हैं, जिसे हम लोग इंडिफरेंस मैप कहते हैं। जब आप किसी एक डायग्राम में एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? इंडिफरेंस मैप, राइट? सो इंडिफरेंस मैप आपके पास यहाँ होते हैं, दिस इज IC1, IC2, IC3 और IC4, ठीक है? ऐसे इंडिफरेंस मैप आपके पास होते हैं। सो बेसिक सी कंडीशंस क्या है? बेसिक सी कंडीशन तो सिर्फ एक ही है, जहाँ पे बजट लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करे। क्या है? जहाँ पे बजट लाइन जो है वो बजट लाइन और IC कर्व जहाँ पे टेंजेंट होते हैं, दिस इज द पॉइंट ई। ये होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट? सो कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे करना है, और क्या कंडीशन है, सब पढ़ेंगे हम लोग, डिटेल में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे जो कंडीशन है वो ये है, कंडीशन ऐसे लिखी है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे बजट लाइन जो है वो टेंजेंट होनी चाहिए किसकी? इंडिफरेंस कर्व। यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व है। टेंजेंट किसे कहते हैं? ये अगर कोई भी सर्कल है उसके बाहर से कोई भी लाइन जा रही है उसको टच करती हुई, तो उसे हम लोग टेंजेंट कहते हैं, राइट? मैथ्स पढ़ी होगी ना आपने? तो ये इस तरीके से टेंजेंट होती है जहां पे ये कट कर रही है, राइट? सो यही इसका एक तो कंडीशन है कि बजट लाइन जो होती है वो टेंजेंट होनी चाहिए इंडिफरेंस कर्व की, ठीक है? दूसरा है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, MRS, वो डिक्रीजिंग होना चाहिए। MRS मतलब क्या होता है? यानी जब आप किसी कमोडिटी एक्स का कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, 1 यूनिट अगर आप ज्यादा कंज्यूम करना चाह रहे हैं, तो वाई यूनिट के जो आप यूनिट सेक्रीफाइस करना चाह रहे हैं वो डिक्लाइन होने चाहिए, राइट? अभी प्रैक्टिकली मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। एंड थर्ड कंडीशन इज इनकम मस्ट बी एक्सपेंडिचर। जो सेम कंडीशन वहां थी आपके कार्डिनल अप्रोच में, वैसे ही ऑर्डिनल अप्रोच में भी होने वाली है। तो दिस इज अ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय ऑर्डिनल अप्रोच व्हिच इज बेस्ड ऑन इंडिफरेंस मैप एंड बजट लाइन, राइट? सो आइए जरा स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं पहले। सो मैं सबसे पहले मैं लिखवाने वाला हूँ आपको कि ये जो अप्रोच है, दिस अप्रोच दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन इंडिफरेंस मैप एंड बजट लाइन, राइट? ये जो है वो इन दो टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड अप्रोच होने वाली है, ठीक है जी? सो यहाँ पर अब मैं आपको कुछ पहले कंडीशंस बताऊंगा, ठीक है? और कंडीशंस के साथ हम लोग जो है वो सीखेंगे कि कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम कैसे हमने फाइंड आउट किया, ठीक है? आइएगा कंडीशंस पे आइए। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम में लिख रहा हूँ, कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। देखो मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा कि कौन सी अप्रोच चल रही है, तो आप समझ जाना कि ये कंज्यूमर्स की इक्विलिब्रियम बाय ऑर्डिनल अप्रोच चल रही है, राइट? सो ये चीज क्लियर होती है आपको, राइट? सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट जो आपका कंडीशन है वो ऐसा लिखा है। मैं इस कंडीशन को दो अलग अलग तरीके से लिख सकता हूँ। सो मैं पहला तरीका लिख रहा हूँ कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ कमोडिटी एक्स एंड वाई शुड बी इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एक्स एंड प्राइस ऑफ गुड्स वाई। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। क्या है कंडीशन? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ कमोडिटी एक्स एंड वाई शुड बी इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एक्स एंड प्राइस ऑफ गुड्स वाई। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। अब इस कंडीशन को मैं और कैसे लिख सकता हूँ जरा समझिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। एट equilibrium point, at equilibrium point, the budget line
should be tangent to the indifference curve। जो इंडिफरेंस कर्व हमारे पास गिवन होगा, उस इंडिफरेंस कर्व पे बजट लाइन क्या होनी चाहिए, टेंजेंट होनी चाहिए। बजट लाइन उस इंडिफरेंस कर्व की टेंजेंट होनी चाहिए। अब चाहे आप इसे ऐसे बोल दो टेंजेंट होनी चाहिए, या आप ये बोल दो कि एम आर एस एक्स वाई टू प्राइस का रेशियो होना चाहिए, दोनों का मतलब एक ही है ना। और वी कैन से स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ये एम आर एस एक्स वाई क्या होता है, एम आर एस एक्स वाई ये स्लोप ही तो होता है। ये स्लोप इक्वल होना चाहिए, इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन। जो मैंने आपको, एक सेकंड वेट करना, आपको शो नहीं हो रहा कुछ शायद, दिख रहा है ना वैसे तो, हाँ। स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन मैंने आपको पढ़ाया था पी एक्स अपॉन पी वाई के बराबर होता है, राइट। ये आपको मैंने बता रखा है, प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई के बराबर होता है। सो ये आपको पता होना चाहिए, या तो ये ले लो या ये ले लो। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप और बजट लाइन का स्लोप दोनों इक्वल होना चाहिए, या तो ये बोल दीजिए या बोल दीजिए कि बजट लाइन टेंजेंट होनी चाहिए इंडिफरेंस कर्व पे, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। कंज्यूमर्स की इक्विलिब्रियम फाइंड आउट, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए बाय ऑर्डिनल अप्रोच हमें फर्स्ट कंडीशन ये ध्यान रखनी है कि जो बजट लाइन है वो टेंजेंट होनी चाहिए इंडिफरेंस कर्व पे, या आप ये कह सकते हो दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए, बजट लाइन का स्लोप और टेंजेंट इंडिफरेंस कर्व का स्लोप दोनों इक्वल होना चाहिए। सो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है एम आर एस एक्स वाई। इसका मतलब क्या होता है एम आर एस एक्स वाई का मतलब, तो ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है, ये स्लोप हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वर्टिकल चेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल चेंज, राइट। और अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये डिक्लाइनिंग आएगा। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, आप समझिएगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। समझाने का मतलब ये है कि जब आप बजट लाइन और उन दोनों को पढ़ोगे ना, तो आपको इसमें जो आपने स्केड्यूल बनाया है ना, उस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चीजें भी पुट करनी होगी, ठीक है। वेट कीजिएगा एक मिनट, ठीक है। और इसकी सेकंड कंडीशन क्या है, अच्छा मैंने कंडीशन रख कर दिया, देखिएगा। सेकंड कंडीशन जो है वो इसकी ये कहता है कि जो मार्जिनल डिमिनिशिंग होनी चाहिए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। डिमिनिशिंग मतलब गिरता हुआ होना चाहिए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो गिरता हुआ होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, एम आर एस एक्स वाई क्या बताता है कि इसे आप ऐसे कह दीजिए डिमिनिशिंग एम आर एस एक्स वाई होनी चाहिए, या आप बोल दीजिए जो आईसी कर्व है should be convex, convex to the point of origin, ठीक है। दोनों का मीनिंग एक ही है, ये कॉन्वेक्स होना चाहिए, राइट। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिमिनिशिंग एमआरएस का मतलब क्या है, इनडिफरेंस कर्व, इनडिफरेंस जो कर्व है शुड बी कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। ये हमें पता है कि हम इसे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एम आर एस एक्स वाई डिक्रीजिंग होने का मतलब क्या है, कोई भी कर्व, कर्व की कर्व स्ट्रेट होने वाला है, कॉन्वेक्स होने वाला है, कॉन्केव होने वाला है, वो किस पे डिपेंड करता है, उस कर्व की जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट होते हैं उन्हीं पे तो डिपेंड करता है, राइट। मेरी बात समझ आ रही है। तो जैसे मैं आपको एक बार एग्जांपल से थोड़ा सा याद दिलाऊं, इंडिफरेंस कर्व का जब मैंने स्केड्यूल बनवाया था, आपको याद हो अगर आपको, तो मैं आपको याद दिला दूं कि यहाँ पे मैंने यूनिट्स लिखे थे, कमोडिटी एक्स लिखा था, कमोडिटी वाई लिखा था। मैंने लिखा था एक यूनिट जब कंज्यूम करते हो आप, फर्स्ट यूनिट पे जब हम बात करते हैं कमोडिटी एक्स की, तो वहां पर कमोडिटी एक्स के, सॉरी ये कॉम्बिनेशन था यहाँ पे, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ये कहता है कमोडिटी एक्स का एक यूनिट,
कमोडिटी वाई के 30, इसका बी, बी कॉम्बिनेशन इसके 2 यूनिट्स, इसके 25, सी कॉम्बिनेशन इसके 3 यूनिट, ये 21, समझ रहे। डी कॉम्बिनेशन 4 और इसके 18। अगर आप इसको इसकी एमआरएस एक्स वाई निकालें तो क्या निकलती थी, एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। सो चेंज इन वाई फर्स्ट पे डैश, सेकंड पे देखो, चेंज इन वाई 5 चेंज हुआ, डिवाइडेड बाय एक्स चेंज हुआ 1, तो 5। अब ये 4 चेंज हुआ नेक्स्ट पे, डिवाइडेड बाय 1, इसमें 1 एक्स पे 1 ही चेंज हुआ, फिर 3 डिवाइडेड बाय 1। तो आप देखोगे यहाँ पर ये जो एम आर एस एक्स वाई है वो डिक्लाइन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो ये डिक्रीजिंग एम आर एस जो है वो शो करता है कि हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, कॉन्वेक्स होता है ये, राइट। सो मैंने आपको बताया था, एक बार इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, तो इंडिफरेंस कर्व को कॉन्वेक्स होना चाहिए, है ना। इंडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। देखिए ये एम आर एस एक्स वाई क्यों डिक्रीजिंग होना चाहिए, इसके पीछे वजह क्या है। देखिए जब तक एम आर एस एक्स वाई जो है वो डिमिनिशिंग नहीं होगा इक्विलिब्रियम पे, तो इससे क्या होगा, हम एक्स कमोडिटी के ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स बाय करते जाएंगे, तो वाई कमोडिटी से मिलने वाला सर्टिफिकेशन मतलब वाई के हमें कम यूनिट्स, हमें वाई के यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बट वो धीरे धीरे करके कम होते जाएंगे। जो यूनिट सेक्रीफाइस करने पहले 5 यूनिट सेक्रीफाइस किए, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे जो है वो कमोडिटी वाई के जो यूनिट्स है वो डिक्रीजिंग होते जाएंगे, जो हमें सेक्रीफाइस कर रहे हैं मुझसे वो कम करते जाएंगे, राइट। ताकि हम लोग किस पे आ चुके हैं, किस पे आ सके हैं, इन कंज्यूमर्स के इक्विलिब्रियम पॉइंट को फाइंड आउट कर सके, तभी तो कर पाएंगे जब वो डिक्लाइनिंग होंगे, राइट। एक बार आप जरा इसको यहाँ पे समझिएगा, मैं जो लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूं मैं, एम आर एस एक्स वाई शुड बी डिमिनिशिंग should be diminishing so that ये फर्स्ट वाली जो कंडीशन है वो कंप्लीट होगा। एमआरएस एक्स वाई अगर डिमिनिशिंग होगा, अगर डिमिनिशिंग गिरता हुआ जाएगा, तो इससे होगा क्या, सो दैट इट विल बी इट विल बिकम इक्वल्स टू द प्राइस रेशो पी एक्स अपॉन पी वाई। देखो अगर ये गिरता हुआ नहीं होगा तो ये प्राइस रेशो के कभी बराबर नहीं आ पाएगा, समझो। ये कभी भी बराबर नहीं है, एमआरएस एक्स वाई कभी भी इसके इक्वल नहीं आ पाएगा, जो कंडीशन नंबर 1 है। कंडीशन 1 तब सेटिस्फाई होगी जब कंडीशन 2 एग्जिस्ट कर रही होगी, यानी एमआरएस एक्स वाई अगर गिरता हुआ होगा तभी आपका ये जो प्राइस रेशो के बराबर आएगा, मतलब बजट लाइन टेंजेंट बनेगी, राइट। सो यहाँ पर जब फिगर्स लिए जाते हैं तो बहुत केयरफुली फिगर्स लिए जाते हैं, क्लियर हो रहा है। सो सेकंड कंडीशन फुलफिल होने के बाद ही फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होती है, समझ रहे हैं आप। सो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती है वहां पे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तीनों चीजों को हम लोग प्रैक्टिकली करके भी कोशिश करेंगे, अगर इसमें एग्जाम्पल होगा तो देखेंगे। कर लिया होगा आपने यहाँ तक, चलिए आगे चलते हैं। ओके, सेकंड के बाद थर्ड कंडीशन पे आइए। थर्ड कंडीशन है जो एक्सपेंडिचर है वो इनकम के बराबर होना चाहिए। सो यहाँ पे थर्ड कंडीशन है इनकम शुड बी इक्वल्स टू द एक्सपेंडिचर। इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों बराबर होना चाहिए, यानी यहाँ पे इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर हैज टू स्पेंड हिज एंटायर इनकम। कंज्यूमर को अपना पूरा इनकम खर्च करना होगा ताकि उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों बराबर हो जाए। और इसका फॉर्मूला आपको पता है, एम इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स इंटू क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी इंटू क्वांटिटी ऑफ वाई कमोडिटी। ये थर्ड वाला भी आप क्या करेंगे, कंडीशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? ठीक है जी, आइए। सो अब हम लोग आगे चलते हैं, इसका एक बार डायग्राम को हम एक्सप्लेन कर देते हैं आपके साथ। इसका डायग्राम अभी जो हमने बनाया था वैसे ही बनेगा। इसमें स्केड्यूल की नीड नहीं है क्योंकि बेटा काफी टाइम लग जाएगा स्केड्यूल के साथ इसको सॉल्व करने में। सो मैं आपको जो दोनों चीज पढ़ा चुका हूँ, स्केड्यूल जो हमने पढ़े हैं बजट लाइन के, और हमने साथ में जो देखे थे इंडिफरेंस कर्व के। सो वहां से हम लोग इसे इसका जो है वो निकाल रहे हैं। ठीक है, देखिएगा, ये इसको यहाँ टच करना चाहिए। ठीक है, आपसे एग्जैक्टली कोई इसका स्केड्यूल नहीं पूछने वाला। ये इस तरीके से, आपको पता है आईसी कर्व इसी तरीके से चलते हैं। आप 3-4 कर्व बना लीजिए, इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, IC3, IC4। इसे नाम दे देंगे एम और एन। जहाँ पे बजट लाइन है वो एम एन बजट लाइन है हमारी। ठीक है, और यहाँ पे कमोडिटी एक्स रख देंगे और कमोडिटी वाई रख देंगे। देखिएगा, जो IC1 कर्व है, IC2 है, IC3 और IC4, IC3 और IC4 कर्व तो कोई रिलेवेंट कर्व ही नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर की इतनी इनकम ही नहीं है कि वो IC3 और IC4 कर्व तक पहुंच सके। हाँ, जो कंज्यूमर है वो IC1 और IC2, ये जो कर्व है इनके कॉम्बिनेशन वो बाय कर सकता है। सुनिएगा, अगर कोई कंज्यूमर IC1 यानी इंडिफरेंस कर्व 1 पे कोई कॉम्बिनेशन बाय कर रहा है, सो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे इसका जो एंटायर इनकम है वो पूरा स्पेंड नहीं होगा, क्योंकि ये बजट लाइन के अंदर आ रहे हैं इसके पॉइंट्स, राइट। और IC2 कर्व अगर आप देखोगे तो बजट लाइन के बाहर बाहर है, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे इसका टच हो रहा है, यहाँ पे इसका एक पॉइंट टच हो रहा है, जिसे मैं कहूंगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट। यहाँ पर वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सो मैं फिर कह सकता हूँ कि कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे ई आएगा। कैसे आएगा? फर्स्ट कंडीशन, जो इंडिफरेंस जो बजट लाइन है वो टेंजेंट होनी चाहिए इंडिफरेंस कर्व पे। सो यहाँ पे आप देखिए, ये बजट लाइन है, ये इंडिफरेंस कर्व को बाहर की तरफ एक पॉइंट पे कट कर रही है, नहीं है क्या है? टेंजेंट। बजट लाइन इस पॉइंट पे टेंजेंट है, तो कंडीशन नंबर 1 बिल्कुल पूरी की पूरी हमारी फॉलो हो रही है। कंडीशन 2, MRS/XY डिक्लाइन होना चाहिए। MRS/XY डिक्लाइन कैसे पता चलेगा? इंडिफरेंस कर्व का जो शेप है वो कॉन्वेक्स होना चाहिए। सो यहाँ चारों ही कॉन्वेक्स शेप है, तो ऑब्वियस ही बात है कंडीशन 2 तो ऑलरेडी सेटिस्फाई है, ये कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है, या मैंने बताया था आपको, हर एक यूनिट एक्स्ट्रा कमोडिटी एक्स का कंज्यूम करने के लिए हम कमोडिटी वाई के कम और फिर कम यूनिट्स क्या करते जा रहे हैं? सेक्रीफाइस करते जा रहे हैं। इनिशियल स्टेज पे जब हम कमोडिटी एक्स का एक यूनिट बढ़ाते हैं तो कमोडिटी वाई के ज्यादा यूनिट्स का सेक्रीफाइस करना होता है। फिर जैसे ही हम और कमोडिटी एक्स का कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो कमोडिटी वाई के थोड़े और कम यूनिट्स का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। किसी कमोडिटी को जब आप ज्यादा कंज्यूम करते हो तो उससे मिलने वाला सेटिस्फिकेशन कम होता जाता है, राइट। सो पहले मैं कमोडिटी एक्स का एक यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम करने के लिए कमोडिटी वाई के 5 यूनिट्स का सेक्रीफाइस कर रहा था। जब मैंने कमोडिटी एक्स का एक और यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम करने के लिए कमोडिटी वाई के 4 ही यूनिट्स का सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, फिर उसके बाद थर्ड यूनिट कमोडिटी एक्स का कंज्यूम करने के लिए 3 ही यूनिट्स कमोडिटी वाई के मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। तो इसका मतलब जो मार्जिनल रेट है, यानी कमोडिटी एक्स को कंज्यूम करने के लिए जो मुझे कंजम्पशन कमोडिटी वाई का छोड़ना पड़ रहा है, वो धीरे धीरे करके रिड्यूस होता जा रहा है। दैट्स वाई जो आईसी कर्व है वो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। सो कंडीशन 1, कंडीशंस जो है यहाँ पे आप देखेंगे, फर्स्ट क्या थी? MRS/XY शुड बी इक्वल टू द प्राइस रेशियो या स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। आप चाहे तो कैलकुलेट कर लें, सेम आएगा। मतलब ये जब आपके पास फिगर्स होंगे तभी कैलकुलेट कर पाएंगे। इस पॉइंट को आप समझ कैसे सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन टेंजेंट टेंजेंट होनी चाहिए इंडिफरेंस कर्व पे, तो यहाँ IC2 कर्व पे ही टेंजेंट है। सेकंड, जो MRS/XY है वो डिक्लाइनिंग होना चाहिए, डिक्लाइनिंग मतलब गिरता हुआ होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट यहाँ पे, जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो आपकी इनकम के बराबर होना चाहिए। यानी ये कैसे पता चलेगा इनकम पे इनकम के बराबर है क्या? वो बजट लाइन पे आना चाहिए। बजट लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? आप अपने पास अवेलेबल इनकम में से क्या, आप अपने पास अवेलेबल इनकम में से कौन से दो गुड्स का मतलब कॉम्बिनेशन बाय कर सकते हैं, किस किस क्वांटिटी में कॉम्बिनेशन बाय करें। सो ये बजट लाइन जो है वो बताती है कि आप इस तरीके का कॉम्बिनेशन बाय कर सकते हो। तो इसी पॉइंट पे आ रहा है, इसका मतलब वो हमारे बजट में, मतलब जो हमारा इनकम है वो हमारे एक्सपेंडिचर के बराबर आ रहा है, राइट।
सो ये तीन कंडीशंस यहाँ पे क्लियरली सेटिस्फाई हो रही है इस डायग्राम को देखते हुए। सो एक बार आप इतना स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसका एक्सप्लेनेशन अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, देखिएगा इस वाले, अगर मैं यहाँ बात करूं डायग्राम में, इस डायग्राम में एम एन हमारी बजट लाइन है, IC3 IC4 कर्व इरेलेवेंट है, कंज्यूमर के लिए रिलेवेंट नहीं है, IC1 और IC2 कर्व ही रिलेवेंट है, राइट। सो यहाँ पर एक कंज्यूमर को अपना सेटिस्फिकेशन मैक्सिमम पॉइंट ई पर होगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि पॉइंट ई कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे कंज्यूमर का सेटिस्फिकेशन जो है उसे मैक्सिमम मिलेगा, राइट। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बस आपको ये लिखना है। तो आइए फटाफट से मैं लिखवा देता हूँ आपको, यहीं पे कंडीशंस के बाद लिख देते हैं अपन, इसके एक्सप्लेनेशन में लिख देते हैं, छोटा सा एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। इन द डायग्राम, इन दिस डायग्राम, mn is a budget line, mn is a budget line। फिर लिखूंगा सेकंड पॉइंट, IC3 and IC4 curves are irrelevant, irrelevant for consumer, राइट, क्योंकि उसके पास इतनी इनकम ही नहीं है। इन दोनों का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं इन दो दो को रफ करके फिर बना सकूं और आगे लिखता जाऊं एक्सप्लेनेशन के पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, पॉइंट E will be the equilibrium point because at this point, point E will be the equilibrium point because at this point consumer is getting maximum satisfaction, ठीक है, फुल स्टॉप। एक बार आप या इतना भी स्क्रीनशॉट ले लें ये थर्ड वाला एक्सप्लेनेशन पॉइंट का। एंड फोर्थ पॉइंट विल बी कि यहाँ पर तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है। पॉइंट E इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, अगेन लिखना पड़ेगा एक बार ये, बिकॉज बिकॉज करके तीनों कंडीशंस मेंशन कर देना। बिकॉज एट दिस पॉइंट फर्स्ट MRS/XY प्राइस रेशियो, मतलब मैंने ये शॉर्ट में लिखा, आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है इस पॉइंट पर जो बजट लाइन है वो टेंजेंट है इन डिफरेंस कर्व पे। सेकंड, डिक्लाइनिंग MRS, जो MRS है, MRS/XY वो डिक्लाइनिंग है, गिरती हुई है। और थर्ड पॉइंट, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम, राइट। जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए थे ना आज, वही वाले पॉइंट्स कंडीशन के यहाँ पे लिखते हैं, राइट। सो ये इसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इतना इतना। ओके, सो आपके सामने अब दो क्वेश्चंस और छोटे छोटे से अराइज होते हैं, हटा देना इसको, देखिएगा कौन से दो क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं एग्जाम में या आपके टेस्ट में आ सकते हैं वो क्वेश्चंस। कौन कौन से क्वेश्चंस पॉसिबल है। व्हाट डज MRS/XY is greater than price of X and price of Y means, इसका मीन क्या है, ठीक है। सो इसका आंसर बहुत सिंपल सा हम लोग लिखेंगे। देखो MRS/XY क्या है, ये IC कर्व का स्लोप है, और ये क्या है, बजट लाइन का स्लोप है, राइट। सो ये अगर IC कर्व का स्लोप ज्यादा है बजट लाइन के स्लोप से, तो इसका मीनिंग क्या होता है, पहले आपको ये समझना है। इट मीन्स, इट मीन्स टू ऑब्टेन 1 extra unit of
commodity X, the consumer is willing to sacrifice more units of commodity Y. अभी more units किस टर्म में मैंने लिखा है? more than what he actually what he has to sacrifice actually. समझो, इस एमआरएस एक्स वाई इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई का मीनिंग ये होता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट कमोडिटी एक्स का कंज्यूम करने के लिए जो कस्टमर है वो ज्यादा यूनिट्स कमोडिटी वाई के सेक्रीफाइस कर रहा है। जितने यूनिट्स वो एक्चुअल में सेक्रीफाइस करना चाहता है ना, उससे ज्यादा यूनिट वो सेक्रीफाइस कर रहा है ताकि वो कमोडिटी एक्स को कंज्यूम कर पाए, राइट। सो इस पॉइंट का मतलब ये एमआरएस एक्स वाई ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई का मीनिंग क्या निकल करके आया कि कंज्यूमर एक्चुअल में कमोडिटी वाई के ज्यादा यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा है कमोडिटी एक्स का एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के लिए। जितने वो कमोडिटी वाई के यूनिट सेक्रीफाइस करता ना, उससे ज्यादा कर रहा है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर के पास वाई कमोडिटी एक्सेस है, क्योंकि वो उसे कंज्यूम कर चुका है, अब वो कमोडिटी एक्स को कंज्यूम करना चाह रहा है, राइट। सो एक बार इतना इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जब वो ऐसा करेगा तो इससे होगा क्या? फाइनली जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है कमोडिटी एक्स वाई की, वो गिरेगी। जैसे जैसे वो ज्यादा कंज्यूम करेगा, जैसे जैसे वो ज्यादा कंज्यूम करेगा कमोडिटी एक्स को, तो एज ही कंज्यूम मोर यूनिट्स ऑफ commodity X, then MRS XY will decline and become equals to the price of X and price of Y ratio. बस जैसे जैसे वो ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करता जाएगा कमोडिटी एक्स का, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन गिरता जाएगा। मैंने बताया था कमोडिटी एक्स का पहला यूनिट कमोडिटी वाई के 30 यूनिट, कमोडिटी एक्स का सेकंड यूनिट कमोडिटी वाई के 25 यूनिट, कमोडिटी एक्स का थर्ड यूनिट कमोडिटी वाई के 21 यूनिट, कमोडिटी एक्स के 4 यूनिट्स कमोडिटी वाई के 18 यूनिट्स। तो जैसे जैसे आप कमोडिटी एक्स के कंजम्पशन बढ़ाते जा रहे हो, जो कमोडिटी वाई है उसका सेक्रीफाइस कम होता जा रहा है, तो एमआरएस एक्स वाई गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से ये प्राइस के बराबर आ जाएगा। मतलब हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी और कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, राइट। एक बार इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर हो गया? अब वैसे ही क्वेश्चन अगर मैं इसका